आपको मालूम ही है जी, देश को आजादी किसने दिलाई? ये देश को आजादी गांधी जी ने नहीं दिलाई। आज देश को आजादी दिलाई गीता ने दिलाई। गीता के नाम पर वारंट निकाल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश ने कि गीता को अरेस्ट करो। ये गीता कौन महिला है जिसने की आज आग फैला दी है, बगावत फैला दी है। अल्टीमेटली गीता का जब पता लगा गीता कोई नारी नहीं है, भगवान की चिरंतन वाणी है, अपना अरेस्ट वारंट वापस लिया। गीता का संदेश पाकर के सरदार भगत सिंह उसके फांसी के कंधे पे लटक गए। कहने का मतलब ये है पराधीन सपनों सुख नहीं जी, ये कहा रामचरितमानस में, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। तो रामचरितमानस का संदेश लेकर के, रामराज का संदेश लेकर के गांधी जी आए। गांधी जी निमित्त बन सकते हैं और संता सेनानी निमित्त बन सकते हैं। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी भी निमित्त बन सकते हैं और मंदिर बनवाना चाहिए उनको, प्राथमिकता होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। संविधान के तहत राम मंदिर बनेगा। उनके घोषणा पत्र में यह कहना चाहिए था कि गीता के तहत राम मंदिर बनेगा। चलिए दीपक जी, हम इस पर चर्चा करें क्योंकि हम गीता पे चले जाएंगे तो जरा संवेदनाएं ज्यादा आहत होती दिखाई देंगी। यही कह रहा हूं कि संविधान का कोई यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है और घोषणा पत्र में लिखा है कि संविधान के तहत राम मंदिर बनेगा। उर्मिलेश जी, एक पत्रकार जो कि इस पूरे मूवमेंट को लगातार देखता रहा है, जिसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, तथाकथित तौर पर विवादित ढांचे को ढाए जाने का पूरा प्रकरण, उसके बाद देश की बदलती राजनीति, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के लिए वाकई में यह संभव भी हो सकता है कि इस मंदिर परीक्षा से पार पा पाए? मांगे बहुत हो सकती हैं। देखिए, बड़ी विकट समस्या मेरे लिए है और मुझे माफ करेंगे मेरे साथ के पैनलिस्ट, आप दोनों लोगों के लिए ये सारा प्रश्न आस्था का है, धार्मिक आस्था का, और मेरे लिए ये प्रश्न विवेक का है और उस संविधान का है जिसके तहत हम इस देश के एक नागरिक के तौर पे जीते हैं, मरते हैं जी। तो मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब इस प्रश्न को देखता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है इस देश के भविष्य को लेकर कि अगर धर्म के, संप्रदाय के राजनीतिक मंसूबे लगातार बढ़ते रहे और हर चीज में वो हस्तक्षेप करते रहे तो अभी बहुत सुंदर सब लग रहा है, बड़ा हरा भरा लग रहा है, लेकिन इस देश के लिए, इस समाज के लिए बड़ा खतरा होगा। क्योंकि सवाल इस बात का है कि हम सिर्फ बहुसंख्यकवाद से इस महान देश को एक नहीं रख सकते हैं। हम कल्पना कीजिए, आज बहुमत मिल गया है पार्टी को, कल्पना कीजिए 2 सदस्यों की पार्टी वाजपेयी जी के समय इस मंदिर के इशू पे ही बहुत मोबिलाइज करके आगे बढ़ी थी, उसमें आडवाणी जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल शिलान्यास से लेकर के और मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन तक, 2 से 182 तक। जी, और आज बहुमत आ, लेकिन इस बार का जो बहुमत, मंदिर पर कोई रेफरेंडम नहीं है जी। वीएचपी, आरएसएस या अन्य जो संगठन जो कहते हैं कि मोदी जी को सपोर्ट उन्होंने किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन ये कोई रेफरेंडम नहीं है। ये बड़े मुद्दों के साथ लड़ा गया है चुनाव, इसमें बहुत सारी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, तो अब एक लाइन में अगर मैं कहूं कि अगर आपकी पार्टी कह रहे हैं कि हमारे कारण ये जीती है बीजेपी, तो भाई आपको प्रचंड बहुमत मिला है, आप करके दिखाइए जो करना चाहते हैं। अगर देश के साथ आपको इसी तरह का सलूक करना है तो आप करके दिखाइए। बिल्कुल, बंसल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं, संघ विचारक इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। आरएसएस से जुड़े तमाम संगठन आज मंदिर की मांग को लेकर सामने, खास करके वीएचपी, और हमारे साथ 2 धर्मगुरु भी हैं जो इस मांग को आगे रख रहे हैं प्रखर तरीके से। आप लोग क्या चाहते हैं? मोदी सरकार 60 महीने में कम से कम 60 सेकेंड मंदिर पर दे? देखिए, पूरे मुद्दे को आप एक दृष्टि से समझिए जी। अभी उर्मिलेश जी बोल रहे थे जी, अरे वो क्या बोल रहे हैं? इसके पहले उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर लड़ा जा रहा है, पूरा चुनाव ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और आज कह रहे हैं कि ये चुनाव विकास पर लड़ा गया। हम तो कह रहे हैं ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन लड़ने वालों की पृष्ठभूमि देखिए। जिन लोगों को निंदित किया गया, जिन लोगों को इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया गया, वो चुनाव जीत कर आए तो जनता ने पुराने विमर्श को डिमोलिश किया है। जो अल्पसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। मैं तो यही कह रहा हूं, जो कह रहे बहुसंख्यकवादी राजनीति, देखिए इस देश में वही राजनीति चलेगी जो संविधानवादी राजनीति होगी, और संविधान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्रवृत्तियों को नहीं मानता है। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, यह सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। उच्च न्यायालय में राम मंदिर के पक्ष में फैसला किया, सेकुलरवादियों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं, इससे सर्वोच्च न्यायालय से फैसला दिलवाओ। 1000 पेज के जजमेंट को ये 24 घंटे में पढ़ के पूरे जजमेंट की इन्होंने धज्जी उड़ा दी। इन्होंने हाईकोर्ट की निंदा की,
हाईकोर्ट से कहा कि राकेश जी ऐसे में देखिए अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं राकेश जी, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को मंदिर निर्माण प्राथमिकता पर रखना चाहिए? कोर्ट का फैसला चाहे जो भी निकल कर आ जाए, अगर कोर्ट का फैसला वही निकलता है जो हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसी पर इत्तेफाक रखती है, तो फिर क्या सक्रिय भूमिका सरकार को निभानी चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार इस देश में आई है, उसकी प्राथमिकता जाहिर है कि इस देश में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना, ये देश की सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है। ब्लैक मनी को वापस लाना, ये प्राथमिकताएं हैं सरकार की। राम मंदिर एक सांस्कृतिक प्रश्न है और सांस्कृतिक प्रश्न को की उपेक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन उसको सापेक्ष तरीके से राम मंदिर कोई समस्या, अस्थायी समस्या न रहे, वह अस्मिता का प्रश्न, राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है। और मैं मानता हूं कि मुस्लिम समुदाय के पास यह सुअवसर आया है जब वह इसे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवादी राजनीति से निकालकर भगवान राम को इस सभ्यता की अस्मिता के रूप में देखे, राष्ट्र की अस्मिता के रूप में नहीं, भगवान नहीं माने। राकेश जी, आपकी इन्हीं बातों को लेकर नहीं माने, बिल्कुल मैं आपकी इन्हीं बातों को लेकर जरा फहीम बेग साहब के पास जाता हूं। फहीम बेग साहब, कोर्ट में यह पूरा मामला है, जाहिर सी बात है कोर्ट के विवेक पर हम कोई भी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आइडियोलॉजिकल मामले पर आपको लगता है कि जिस तरीके से एक मेजॉरिटी सेंटिमेंट है, क्या राम मंदिर के निर्माण में मोदी सरकार की लेश मात्र भूमिका भी आप लोग को पसंद होगी, या वहां आप लोग को लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है? घर से बहुत दूर है मस्जिद, चलो यूं कर लें कि एक छोटे से बच्चे को रोते हुए को हंसाया जाए। ये मामला है कि हमें इस मुल्क में देखना क्या है। 125 करोड़ की आबादी को हमें सिर्फ एक मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लाके ही घेरना है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल और जो सो कॉल्ड हिंदू संगठन है, ये तो हमेशा बीजेपी का साथ देते रहे हैं। अगर इनके आने से और मंदिर के मुद्दे को गरमाने से अगर बीजेपी को जीतना होता तो वो अब तक वो हमेशा उन्हीं की सरकार आती। लोगों ने अब जो ये वोट दिया है, मैंडेट जो दिया है, उन्होंने मैंडेट दिया है महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इस मुल्क में जो हॉस्पिटल्स की जो सुविधा है, एक पलंग पर 4-4 मरीज। ये मैंडेट मंदिर के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है मंदिर के लिए नहीं। लोग तो इस वक्त जो है मौके का फायदा उठाने के चक्कर में है, और शायद इनको अपनी दुकानें चलानी है, क्योंकि भैया एक साल से, कितने जमाने से ये कह रहे हैं मंदिर मंदिर मंदिर। मंदिर का मामला तो बिल्कुल किसी भी तरीके से जायज बैठता ही नहीं है। लोगों ने महंगाई से, और जो सबसे बड़ी बात, बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, इस मुद्दे को हम उठाना चाहेंगे, बस हमारे साथ 2 मिनट आप बने रहिए। इससे पहले कि हम कुछ देर के लिए रुकें, आपको हम दिखाएं रविशंकर प्रसाद, जो कि इस पूरे मामले में कानूनी पक्ष के सामने रखते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठनों के साथ वो लगातार अपने पक्ष को कोर्ट में रखते रहे। उन्होंने न्यूज नेशन से क्या कहा था, ये आपको दिखाते हैं, और उसके बाद वापस आकर चर्चा करते हैं, क्या ये मौके की राजनीति है? बने रहिए हमारे साथ। धारा 370, राम मंदिर, समाज आचार संहिता, सब तमाम चीजें जो एक तरह से बात कही जाती है, इन तमाम विवादास्पद मसले पर क्या रुख रहेगा आने वाली सरकार का, खास करके तब जबकि वाजपेयी जी की सरकार के समय कहा जाता था कि हमारी गठबंधन की सरकार है, एनडीए का एजेंडा अलग है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग है, और वाजपेयी जी का वो भाषण भी याद है फैजाबाद में। अब तो आपकी पूरी सरकार है, राम मंदिर पर क्या करेंगे? राम मंदिर की बात को आप रविशंकर प्रसाद से बात कर रहे हैं, जो प्रभु राम के वकील थे, हिंदुओं के वकील थे, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। अब तो फैसला हो गया है कि जहां रामलला विराजमान है वही वो स्थान है जो हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। और अजय बाबू, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि दूसरा पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को ही साबित करने में असफल हुआ। पहली बात समझ लीजिए। हाँ, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, और हम गुड गवर्नेंस, रोजगार, विकास पर ही आए हैं और वही करेंगे। लेकिन दुनिया के बहुत बड़े हिंदू चाहते हैं कि वहां राम मंदिर बने, तो संविधान के अंतर्गत बातचीत करके रास्ता निकलना चाहिए। तो क्या गलत है? हमने भी कहा था, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। आज हम बात कर रहे हैं क्या मोदी सरकार को मंदिर परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। हमारे पास एक विशिष्ट पैनल इस पूरे मसले पर चर्चा करने का, हमारे दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशी शेष शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रज्ञानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी, संघ के विचारक राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से समित पात्रा जी, और कांग्रेस से दीपक अमीन साहब, और वरिष्ठ पत्रकार उर्मेश जी के साथ हमारे साथ कई दर्शक भी यहां पर हैं। आप सबों से बातचीत करें उससे पहले आइए आपको दिखाएं, रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी
सत्येंद्र दास जी का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने एक नया स्वरूप दिया है। नेता लोग सही रास्ते पर नहीं विघटन करने वाली बात बोलते हैं, ये विघटन करने वाली बात है। राम मंदिर बने और ये इसको रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में और किस नियम से और कैसे सबको साथ ले करके चल के मंदिर बनाती है। तो आपने देखा किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी। अगर देखा जाए तो सत्येंद्र दास जी ने कहा कि हर किसी को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। आप क्या कहते हैं साहब? मंदिर तो बना हुआ है, जहां रामलला विराजित हैं। इलाहाबाद की हाई कोर्ट की बेंच ने स्वीकार किया है कि वही राम की जन्मस्थली है और राम की जन्मस्थली पर मंदिर हर परिस्थिति में बनना चाहिए। और क्या सब लोगों का साथ लेकर मंदिर तोड़ा गया था? अगर सब लोगों का साथ लेकर मंदिर नहीं तोड़ा गया तो हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा सनातन धर्मियों को ध्यान में रखकर जहां तक मस्जिद वहां मस्जिद न कभी थी न है न भविष्य में कभी बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या की शास्त्रीय सीमा पर होने दिया जाएगा। वहां राम मंदिर था, है और राम मंदिर का निर्माण सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर भारत सरकार को भारत में शांति सद्भाव बना रहे तो एक संविधान लाकर, संविधान के दायरे पालिया प्रस्ताव लाकर सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर जैसे गृह मंत्री पटेल ने उसको समाधान किया था, तो वर्तमान सरकार एक संविधान के तहत उसका निर्णय दिलाए और जिससे इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो झगड़े बढ़ रहे हैं वो समाप्त हो, विकास का काम हो, देशद्रोहियों का दमन किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, लोगों को बिजली पानी मिले। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आस्था के इस प्रतीक को वाकई में वहां पर रखा जाए। बिल्कुल आप इस बात को सामने रख रहे हैं। अब घूम फिरकर बात संबित जी आप ही के ऊपर आ जाती है। भाई आप क्या चाहेंगे? मोदी जी आप ही के पार्टी से हैं, आपके पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, मंदिर परीक्षा कैसे पार करेंगे, वहां तक की सीढ़ी तो आप ही हैं। देखिए अजय जी, अगर घूम फिर के बात मेरे ही ऊपर आ जाती है और एक सेंसिटिव इशू है जी, तो मैच्योरिटी का प्रदर्शन करते हुए मुझे सबसे कम बोलना चाहिए और वही बोलना चाहिए जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा। लेकिन आज आपके कम बोलने से काम नहीं चलेगा ना। वीएचपी ने तो आज आपको बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए उन्होंने आपके लिए इतना प्रचार किया है, अब आप तो उनका कम से कम कुछ तो शुक्रिया अदा कीजिए। कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। देखिए हम परिवार हैं, हम एक परिवार हैं, मगर 2-3 विषय समझना बहुत आवश्यक है। देखिए मैंने पहले भी आरंभ में कहा था, पालमपुर के कन्वेंशन में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि राम मंदिर का मसला एक कल्चरल मसला है और वो हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो कल्चरल मसले को आपकी सरकार खुली छोड़ देगी? कल तक सवाल देखिए बंसल जी, चलिए आज आप लोग तय कर रहे हैं। देखिए दो बड़े प्रवक्ता आज हमारे साथ हैं, एक तरफ वीएचपी है, अजय जी संबित जी, एक तरफ वीएचपी है, हमारे साथ दो संत हैं और दूसरी तरफ आप हैं। आज आपस में हम लोग कम से कम एक रजामंदी बना लें। बंसल साहब क्या बताइए, साहब क्या कहना चाहते हैं आप संबित जी को? अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये रजामंदी टेलीविजन स्टूडियोज में नहीं बनती है, ये सरकार के मसले हैं, संविधान के दायरे में संविधान के रूप से ही ये शकल लेती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अजय जी मैं यहाँ याद दिला दूं, आपने अगर तमाम नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुना होगा तो उन्होंने बहुत महत्व दिया है संविधान को। संविधान को गीता कहा है, संविधान को कुरान कहा है और इंडिया फर्स्ट का नारा दिया है। बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए फिर से नहीं, मैं मानता हूं संबित जी आप बहुत न सिर्फ कुशल वक्ता है बल्कि कुशल प्रवक्ता भी हैं, इसलिए आप सरकार को और पार्टी दोनों को बहुत कुशलता से बता रहे हैं। लेकिन बंसल जी आपसे तो हम स्पष्टता की उम्मीद करते हैं, क्या विचार है आपका? देखिए पहले तो मैं जरा स्पष्ट कर दूं, मेरे साथी पैनलिस्ट ने जो कहा कि ये मामला सिर्फ आस्था का है जी, ऐसा नहीं है। राम मंदिर आस्था के साथ साथ ये विश्वास का मसला है, अपने राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, सांस्कृतिक मूल्यों को अवमूल्यित करने वाले ऐसे जो आतताई थे उनके आक्रमण की पराकाष्ठा है। बेसिकली देखिए समझना पड़ेगा इस देश के अंदर, हम इतिहास में जाएंगे तो आज हमारा पूरा प्रोग्राम नहीं देखिए जब तक राम मंदिर की वस्तु स्थिति को आप जनता को नहीं बताएंगे तब तक बात नहीं समझ में आएगी। देखिए बात देखिए मत सोचिए कि आज मंदिर के विषय में नहीं जानती कि राम मंदिर का वहां पर क्या है और क्या नहीं। आप ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार
सांस्कृतिक पहल को खुली छूट दे? मैं ये आपसे पूछा। नहीं देखिए, खुली छूट का क्या मतलब है? बात नहीं, देखिए एक सांस्कृतिक पहल है। अगर संबित जी की बात हम देखें, एक सांस्कृतिक पहल है, वो इनिशिएटिव आपने अपने हाथ में लिया है। क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपको एक मौका दे, पूरा मौका दे? नहीं, मुझे क्या दे, हिंदू समाज मंदिर बना के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।